डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं अरिस्टोटल के जीवन पर। अरिस्टोटल राजनीति विज्ञान के एक महान दार्शनिक हैं, महान चिंतक हैं। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के स्टेरिजा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस से लगभग 200 मील उत्तर में था। अरस्तु यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद उनके नाम का उल्लेख किया जाता है। वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। यूनान का दर्शन का बीज सुकरात में पाया जाता है, जिसकी लताएं प्लेटो में फैलती हैं और अरस्तु में आकर के वो दर्शन, वो ज्ञान पुष्पित हो जाता है। गुरु शिष्यों की इतनी महान 3 पीढ़ियां विश्व इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। सुकरात और प्लेटो, इन दोनों के चिंतन में हमें आदर्शवाद दिखाई देता है, परंतु अरिस्टोटल का जो चिंतन है वह यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मानव जीवन तथा प्राकृतिक विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा होगा जो अरस्तु के चिंतन से अछूता रहा। उसकी इसी प्रतिभा के कारण अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा जाता है। कोई उसे सामाजिक विज्ञानों में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है, और मैक्सी ने अरिस्टोटल को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। अरस्तु को विभिन्न शास्त्रों का जनक भी माना जाता है, जैसे तर्क शास्त्र के जनक अरस्तु माने जाते हैं, फिजिक्स के जनक अरस्तु माने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। तो फोस्टर ने लिखा है कि मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा समकक्ष नहीं है। अरिस्टोटल इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष होगा जिस पर उन्होंने काम ना किया हो। अरस्तु का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उनके पिता तत्कालीन राजा सिकंदर के पितामह एमंटस के मित्र और चिकित्सक थे, और फिर अरिस्टोटल के जो पिता थे वो भी इसी पेशे में रहे। तो कहने का मतलब यह है कि अरस्तु का जो बचपन है, जो बाल्यकाल है, वो एक ऐसे परिवार में निकला जहाँ पर चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की चर्चाएं होती थी। इसी के कारण अरस्तु के चिंतन में अनुभववाद और वैज्ञानिकता दिखाई देती है। अरस्तु आदर्श की ऊंची ऊंची छलांग नहीं लगाते, वो तर्क, अनुभव और विज्ञान के आधार पर अपना चिंतन करते हैं। अरस्तु का बाल्यकाल एक वैज्ञानिक माहौल में बीता। अच्छे संभ्रांत परिवार से अरस्तु बिलोंग करते थे। तो अरस्तु के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए।
इन उतार चढ़ावों से गुजरते हुए अरस्तु अंत में तत्कालीन समय के महान दार्शनिक प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं। एक तरफ एक महान गुरु, महान ज्ञानी प्लेटो, और दूसरी तरफ एक विलक्षण प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि वाला विद्यार्थी अरस्तु। दोनों का सानिध्य ज्ञान को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ। अरस्तु प्लेटो का सबसे बड़ा फॉलोवर था और सबसे बड़ा आलोचक। कितनी खुशी होती होगी उस गुरु को जिसका शिष्य इतना योग्य बन जाए कि वह अपने गुरु के सिद्धांतों की आलोचना कर सके। इसी को देखते हुए प्लेटो ने उसे एक बार अपने एकेडमी का नॉस या बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। प्लेटो के अंतिम समय में अरस्तु और प्लेटो में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए थे, परंतु अरस्तु की रचनाओं पर प्लेटो का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। 345 ईसा पूर्व में प्लेटो की ख्याति अरस्तु की ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंच गई थी कि मैसेडोनिया का तत्कालीन शासक फिलिप्स अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा के लिए प्लेटो को, अरस्तु को नियुक्त करता है। अरस्तु सिकंदर को वो सारी शिक्षाएं देता है, दर्शन की, ज्ञान की, विज्ञान की। ये अलग बात है कि सिकंदर के चिंतन पर, सिकंदर के व्यवहार पर उनका कितना प्रभाव पड़ा, परंतु सिकंदर ने अपने गुरु के कार्यों में हमेशा सहयोग किया। सिकंदर ने अरस्तु के प्रयोगों में जी खोल के मदद की और उसी का परिणाम था कि अरस्तु ने तत्काल समय की बहुत बड़ी लैब बना ली। विभिन्न जीव जंतुओं को वहाँ इकट्ठा किया, वहाँ उनका प्रयोग किया और प्राणी शास्त्र या जीव विज्ञान पे काम किया। अरस्तु ने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया। तो ये कोई वैसे ही तो हो नहीं जाता कि भाई के और उनका अध्ययन कर लिया। तुलनात्मक अध्ययन किया और एक नवीन सिद्धांत या नया संविधान बना के दिया। के कार्य में सिकंदर ने भरपूर मदद दी क्योंकि वो उसका गुरु था। और अरस्तु ने भी सिकंदर, जो कि एक क्रोधी, क्रूर शासक था, उस पर अपने दार्शनिक चिंतन से बहुत कुछ नियंत्रण किया। मित्रों, जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अपने पीछे जो यूनान का साम्राज्य छोड़ के आया था सिकंदर, जो वहाँ की जो सरकारें थी वो तो सिकंदर के द्वारा नियुक्त थी, परंतु वहाँ की जनता के अंदर सिकंदर के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वो लोग यूनानवासी अपने आप को सिकंदर का गुलाम मानते थे और इस गुलामी की जंजीरों से वो बहुत जल्द ही मुक्त होना चाहते थे। एक बार सिकंदर और अरस्तु में टकराव भी हुआ था। कैसे कि
सिकंदर ने अरस्तु के भतीजे कैलिस्टनीज को फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि कैलिस्टनीज जो था उसने कैलिस्टनीज ने सिकंदर को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। अब जब अरस्तु के भतीजे को सिकंदर ने फांसी की सजा सुनाई तो अरस्तु को दुख होना स्वाभाविक बात है। अरस्तु ने इस बात का विरोध किया तो सिकंदर ने यहां तक कह दिया कि मैं यहाँ की सर्वोच्च सत्ता हूं, मुझे दार्शनिकों को भी मृत्युदंड देने का अधिकार है। तो इस वक्तव्य से लगता है कि दोनों में मनमुटाव भी था। अब होता क्या है, समय आगे गुजरता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानवासी एक झटके में आजाद हो जाते हैं। वहां की जो जनता है, जो वहां पे विरोधी जो थे, वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और अरस्तु को ये दिखाई देने लग गया था कि हो ना हो यहाँ इतिहास दोहराया जाएगा और सुकरात की तरह तुझे भी मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी। इसलिए अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया। अरस्तु कैलसिस आ गए और यहाँ आकर के वो बीमार पड़ गए। इस वृद्ध दार्शनिक ने एकदम निराश होकर के विषपान कर लिया और आत्महत्या कर ली। बड़ी अजीब स्थिति थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिकंदर जैसे व्यक्ति को ज्ञान दिया हो, जो तत्कालीन समय में भी इतना प्रसिद्ध हो चुका हो, जिसके चिंतन से आज भी लोग प्रभावित हों, उस व्यक्ति का अंत आत्महत्या से, पर विधि को यही मंजूर था। इस प्रकार एक महान राजनीतिक विचारक और मैं कहता हूं न जाने कितने ही विज्ञानों के जन्मदाता अरस्तु का अंत हो गया। अब हम चर्चा करते हैं अरस्तु की रचनाओं पर। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फोस्टर के अनुसार अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं, उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। बिल्कुल सत्य बात है ये। कैटलिन के शब्दों में अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। उसने तर्कशास्त्र, प्राणीशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, प्रकृति विज्ञान, आध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा कला, लेखन कला, काव्य कला पर अपने ग्रंथ लिखे। उसके समस्त ग्रंथों की संख्या बता पाना मुश्किल है। अरस्तु के जीवनीकार उनकी लगभग 400 रचनाएं बताते हैं। अपनी अगाध विद्वता के कारण मध्य युग में वह सबसे बड़ा एकमात्र दार्शनिक था। दांते के शब्दों में वह ज्ञानियों का भी गुरु था। अरस्तु की प्रमुख रचनाओं में पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, मेटेओपोलॉजी, हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स, लॉजिक आदि रचनाएं प्लेटो के ज्ञान और उनकी प्रतिभा परिणाम है। थैंक यू।